नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जुलाई महीने का एक पार्ट डिस्कस हो चुका है और प्रीवियस जितने भी मंथ हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पोस्टमसली ऑनर्ड विद सूर्य चक्र। तो बोलते हैं कि हाल ही में अभी जो है वो निम्नलिखित में से किसी मरणोपरांत जो है वो सूर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए, हिमाचल से है ये, और हिमाचल से ये है राइफलमैन कुलभूषण मांटा। इनको जो है वो सूर्य चक्र से जो है वो सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। ये जो राइफलमैन कुलभूषण मांटा है, ये जो है वो कुपवी तहसील जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ से जो है वो संबंध रखते हैं। मरणोपरांत इनको ये मिला है। पूरा हम यहाँ से जानते हैं। ये जो राइफलमैन कुलभूषण मांटा है ना, ये शिमला जिले से संबंध रखते हैं और इनको जो है वो ये सूर्य चक्र जो है वो दिया गया है, जो कि कंट्री का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है वो माना जाता है। ये अवार्ड इनको दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। ये अवार्ड किसके द्वारा रिसीव किया गया? तो इनकी माता थी और इनकी पत्नी थी, जिनके द्वारा जो था वो ये अवार्ड जो था वो रिसीव किया गया। अब पूरा इंसिडेंस क्या हुआ था? देखो, कुलभूषण मांटा जो है वो उस जॉइंट ऑपरेशन का पार्ट थे जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में जो था वो हुआ था। ये ऑपरेशन जो था वो 2022 में जो था वो सर्च ऑपरेशन चला था आर्मी का यहाँ पर और जम्मू कश्मीर का। इसमें जो था वो इनके द्वारा बहादुरी दिखाई गई थी। इनके द्वारा जो था वो एक टेररिस्ट को जो था वो जिंदा जो था वो पकड़वाया गया था। तो इनके द्वारा काफ़ी बहादुरी यहाँ पर दिखाई गई। इसके लिए इनको ये शौर्य चक्र जो है वो मिला। और अभी काफ़ी यंग भी थे। 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। यहाँ से ये क्वेश्चन कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है जी। अक्टूबर 2022 में एक जॉइंट कार्डन ऑपरेशन जो था वो सर्च ऑपरेशन चला था। वो आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का मिलकर चला था, तो उसका ये भाग थे। ये सारा यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, हु इज़ द न्यू जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड। तो बोलते हैं शिमला में जो आर ट्रैक है, ये आर ट्रैक होगा यहाँ पर। शिमला में जो आर ट्रैक है, इसके जो है वो नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको बनाया गया है। अभी देखो, शिमला में जो आर ट्रैक है, सेना प्रशिक्षण कमान है ना, इसके जो नए इसके जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं वो कौन बने हैं? वो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जो है वो बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा जो है वो 25th जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं आर ट्रैक शिमला के। ये भी आपने ध्यान रखना। कौन से नंबर के हैं ये? 25th नंबर के जो हैं ये है। अब बात आर्मी की हो रही है, तो पहला तो हिमाचल का ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर ट्रैक कहाँ पर स्थित है? आर ट्रैक शिमला में जो है वो स्थित है। इसको आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है वो कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आर्मी के चीफ प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है? देखो, अभी जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये तो हो गया। प्रेजेंट टाइम में सीडीएस कौन है? उनका नाम भी पता होना चाहिए। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम जनरल अनिल चौहान जो है वो उनका नाम है। उनका नाम भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले सीडीएस कौन थे इंडिया के? तो इंडिया के जो पहले सीडीएस थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वो थे जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत का नाम भी आपको याद है। और देखो, ये जो अभी है ना जनरल अनिल, ये जो है वो 2nd नंबर के हैं। तो इनका नाम भी पता होना चाहिए कि क्या है और कौन से नंबर के हैं वो पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द कमलागढ़ फोर्ट इन 1625। ये जो कमलागढ़ फोर्ट था ये 1625 में बनाया गया था। 1625 में बनाया गया था। कहाँ पर है ये? मंडी रियासत का जो है ये फोर्ट है। तो मंडी के राजा के द्वारा ये बनवाया गया था। अब ये कौन से मंडी के राजा थे जिनके द्वारा ये कमलागढ़ फोर्ट जो था वो बनवाया गया था? तो राजा सूरत सेन थे मंडी के, जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। राजा सूरत सेन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा ये कमलागढ़ का किला बनवाया गया था। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, वो हम जानेंगे, परंतु उससे पहले हम राजा सूरत सेन के बारे में जान लेते हैं। राजा सूरत सेन के द्वारा 1625 में कमलागढ़ किला जो है वो बनवाया गया। सूरत सेन ने जो है वो मंडी में दमदमा महल भी जो था वो बनवाया था। और कुल्लू के राजा मानसिंह और सूरत सेन जो थे ना, इनके बीच में युद्ध भी हुआ था। तो कुल्लू के राजा मानसिंह ने जो था वो सूरत सेन को पराजित जो था वो किया था। अब इस किले के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी पूरी,
वो आई थी इस किले के बारे में, वो हम जानते हैं क्या है वो पूरी कहानी। कहानी थोड़ी सी लंबी है तो आप चाहे स्किप कर सकते हैं अगर किसी को नहीं सुननी है, परंतु मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो देखिए हम डिस्कस करते हैं। बात है अनंतपुर किले की। अनंतपुर रियासत में एक अनंतपुर किला हुआ करता था, यहाँ के राणा हुआ करते थे। तो ये किला बहुत ही शानदार था। यहाँ पर जो था वो राणा जो था वो रहते थे। राणा बड़े ही बहादुर जो था वो थे। राणा की जो पत्नी थी उनका नाम तो रानी लीलावती जो था वो हुआ करती थी। तो रानी के छोटे बच्चे भी थे और सायंकाल का समय था। रानी जो था वो कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। रानी की छोटी बेटी जो था वो दौड़ते हुए रानी के पास आती है और रानी के टांगों के साथ जो है वो चिपक जो है हो जाती है और उसके बाद जो है वो रानी उसे गोद में उठा लेती है। गोद में उठा लेती है। उतने में ही रानी को जो है वो थोड़ा हल्ला बोल जो है दिखाई देता है। तो रानी जो है वो बाहर की ओर देखती है। बाहर की ओर देखती है तो राणा जो है वो पलंग पर नहीं सोए हुए थे। तो उन्होंने जो है वो अपनी कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें देखने में मिला कि नीचे लड़ाई चली हुई है और राणा बड़ी ही बहादुरी के साथ जो है अपनी तलवार को लहरा रहे हैं और बड़ी ही वीरता के साथ जो है वो दुश्मनों के सैनिकों के जो है वो सर काट रहे हैं। उतने में ही जो है वो बाकी सैनिक जो है वो जो जिन्होंने घुसपैठ किले के अंदर की थी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अनंतपुर के सैनिक भी उनका पीछा करते हैं। तो थोड़ी देर में राणा अपने कक्ष में वापस आ जाते हैं। तो रानी उनसे पूछती है कि ये लोग कौन थे। तो राणा कहते हैं कि ये लोग कमलागढ़ किले के जो था वो सैनिक थे और कमलागढ़ के ये सैनिक जो था ये यहाँ पर फ़ायदा उठाना चाहते थे, एंट्री करना चाहते थे, एक तरह से किले के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। परंतु हमारे पहरेदारों ने जो है वो इनको पकड़ लिया और फिर इस तरह से जो है वो हुआ। कमलागढ़ का किला और अनंतपुर का जो किला था ये सामने वाली पहाड़ी पर जो था वो है। दोनों ही किले दुर्गम थे। दुर्गम होने के साथ साथ ये अजेय भी थे। इनको जीतना इतना आसान नहीं था। कमलागढ़ किले का जो किलेदार था वो मंडी रियासत के राजा का सूबेदार भी था और रिश्तेदार भी था। कमलागढ़ किला मंडी रियासत की शान है और अनंतपुर का राणा मंडी के राजा की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब देखो, मंडी का राजा ये चाहता है कि अनंतपुर को अपने अधीन जो है वो कैसे भी कर लिया जाए। इसके लिए जो है वो अब उसको नज़र नहीं आता कि किया क्या जाए। तो इसमें रानी भी जो है वो काफ़ी अहम योगदान जो है निभाती है। राणा की जो अर्धांगिनी है रानी लीलावती वो कदम कदम पर जो है उनका साथ देती है। रानी राणा के साथ जो है वो बात कर रही है और पूछ रही है कि आप क्या सोच रहे हो। तो राणा कहता है कि देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग फिर से हमारे किले के ऊपर आक्रमण करेंगे तो उससे पहले मैं ही जो है वो कमलागढ़ के किले के ऊपर आक्रमण कर दूँ। तो रानी कहती है कि देखो, ये सोचना मूर्खता होगी क्योंकि कमलागढ़ का किला हम नहीं जीत पाएंगे। उसकी सुरक्षा जो है वो बड़ी ही कठोर है तो उसको हम नहीं जीत पाएंगे। तो उससे बेटर है कि हम अपने किले की सुरक्षा को जो है वो कड़ा कर दें ताकि यहाँ पर कोई जीत ना पाए। दूसरी ओर कमलागढ़ का किला जो है वो उस टाइम राजा सूरजसेन हुआ करते थे। तो सूरजसेन ने भी जो है अपना दरबार लगाया हुआ था और वो भी ये सुनकर बेचैन थे कि अनंतपुर के किले को लूटने के लिए जो उनके सैनिक गए थे वो जो है वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए। तब राजा भी जो है कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करता है। परंतु उतने में ही राजा को पता चलता है कि उसका एक मंत्री है जिसका नाम जालपू है। जालपू जो है ना वो है तो बड़ा ही शार्प, वो साम दाम दंड वेद सब कुछ जानता है। परंतु उसको खबर मिलती है कि जालपू ने जो है वो जो राजशाही खजाना है उस खजाने में से जो है वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो है वो चुरा ली है। ये जो है वो राजा को पता चलता है। राजा कहता है, जो खजांची होता है उससे राजा कहता है कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ। प्रूफ दिखाया जाता है और पता चलता है कि जालपू जो है ना, जालपू अपराधी पाया जाता है। तो जालपू के अपराध को देखते हुए उसे जो है वो मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है। परंतु फिर भी राजा थोड़ा सा दया दिखाते हुए कहता है कि तुमने जो सेवा की है इस रियासत की उसको देखते हुए मैं सिर्फ तुम्हें निष्कासित कर रहा हूँ और यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो जालपू अपने मित्रों से कहता है कि वो राजा से अपमान का बदला तो ज़रूर लेगा। अब जालपू रियासत छोड़कर जो है वो आ जाता है। रियासत छोड़कर आ जाता है और वो अनंतपुर आकर जो है वो पहुँच जाता है। अनंतपुर आकर वो पहुँच जाता है तो वो अनंतपुर के गेट पर जो मेन राजद्वार होता है वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि राजा को जाकर कह दो कि जो निष्कासित मंत्री है ना मंडी का वो यहाँ पर आया है मिलने के लिए। तो उसका काफ़ी स्वागत अनंतपुर में किया जाता है। अब देखो, सूरजसेन से पहले ही जो था वो अनंतपुर के राणा को भी चिढ़ थी। तो जालपू एक विश्वास पात्र हुआ करता था परंतु अब वो अनंतपुर में आकर रहता है। अनंतपुर के राजा की जो पत्नी है वो जो है वो उसे अपना भाई जो है वो मान लेती है। अब कोई दिन नहीं होता जिस दिन रानी लीलावती और जालपू ये आपस में नहीं मिलते, हंसी मजाक नहीं करते। मतलब लगभग काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ये इनको अपना भाई मानती थी, सगे भाई की तरह जो है वो मानती थी। और अब जालपू अलग अलग स्ट्रेटजीज जो है वो राजा को बताता रहता है जिससे राणा को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अनंतपुर के जो राणा थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और रानी लीलावती जो है वो
दिवाली का दिन था, कुछ अन्य स्त्रियों के साथ दिए जो था वो जला रही थी। तो रानी लीलावती उस दिन अत्यंत सुंदर जो था वो लग रही थी। रानी जो है वो अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी और उतने में जालपू वहाँ पर पहुँचते हैं और जालपू जो है वो कहते हैं कि आज दियों रूपी तारों के बीच चांद स्वयं उतर आया है, मतलब उनको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो काफ़ी मतलब हंसी मजाक चलता है, राणा भी आते हैं, काफ़ी हंसी मजाक जो है वो चलता रहता है। उतने में सब लोग जो है वो शराब के नशे में जो है धुत हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नशे में जो है लुढ़क जाते हैं। तो उतने में ही जो है जालपू सारी स्थिति को देख लेता है कि अब सब लोग जो हैं वो नशे में खो गए हैं। जालपू जो किला होता है उसकी मीनार पर 3 मिसालें जो हैं वो जला देता है। 3 मिसालें जला देता है, जो बंजारे दूर बैठे थे उनको संकेत मिल जाता है कि ये जो है वो आक्रमण का संकेत है। और मंडी के राजा के सैनिक जो हैं वो इस संकेत को समझ जाते हैं और सारे के सारे जो हैं जो एक बंजारों के रूप में आकर वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और मंडी के सैनिक जो हैं वो अनंतपुर के किले में आकर जो है प्रवेश कर जाते हैं। सब लोग नशे में थे, उनको जो है वो पूरी तरह से मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। और जालपू जो है वो जो मंडी से सैनिक आए थे उनको लीड कर रहा था और वो पहुंच जाता है अनंतपुर के राणा के कक्ष में जाकर। राणा और रानी वहाँ पर सो रहे होते हैं और जब हल्ला गुल्ला होता है तो राणा जो है वो जाग जाता है, रानी भी जाग जाती है। जालपू ने जो है वो राणा को मार दिया। ठीक है जी, राणा को मार दिया गया और जालपू जो है वो रानी की सौंदर्यता पर जो है वो पहले ही मोहित था। हालांकि वो रानी जो था वो जालपू को अपना भाई मानती थी, परंतु वो किसी भी कीमत पर रानी को पाना चाहता था। और जालपू ने क्या किया, जालपू ने रानी को उठाया और वहाँ से ले चला। अब वो उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, तो रानी ने जो है वो कैसे भी करके खुद को वहाँ से छुड़ाया और भाग गई और एक एज पे आके खड़ी हो गई जिसके नीचे खाई थी। अब जालपू हंसने लगता है क्योंकि उसको पता था खाई है वहाँ पर। तो मरते मरते रानी क्या करती है, उन्होंने छलांग अभी लगाई नहीं थी वहाँ से। तो रानी क्या कहती है, रानी उसे शाप दे देती है कि मैंने तेरे को अपना भाई माना था, मैंने सगे भाई की तरह तेरे साथ ट्रीट किया था, परंतु तूने जो है वो तूने अपनी हरकतें और तूने जो है वो हमारा गलत फ़ायदा उठाना चाहा, इसलिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तुम और तेरा सारा परिवार कुष्ठ रोग से जो है वो मारा जाएगा। और शाप देकर जो है वो रानी वहाँ से कूद जाती है। रानी कूद गई और जालपू जो है वो मंडी के राजा के दरबार में लौट जाता है। अब पता चलता है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो जालपू और मंडी के राजा सूरत सेन ने मिलकर जो था वो बनाई थी। अब इस स्ट्रेटजी का इनको पता चल जाता है, जालपू को बड़ा इनाम दिया जाता है, बड़ा कुछ दिया जाता है, परंतु सच में वो शाप जो दिया गया था वो सच हो जाता है। जालपू अपने परिवार के साथ कुछ सालों के बाद जो है वो कुष्ठ रोग से मारा जाता है। ये थी पूरी कहानी, ये कमलागढ़ किले के बारे में। और 1625 में ये बना था, सूरत सेन अनंतपुर का किला। अब ये भूलेगा भी नहीं आपको, जालपू भी याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। तो ये जेपी यूनिवर्सिटी क्यों गिरिराज पत्रिका में आई? जेपी यूनिवर्सिटी इसलिए गिरिराज पत्रिका में आई क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, जिनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने जो है वो जेपी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्रियां जो हैं वो दी, इसलिए ये जेपी यूनिवर्सिटी चर्चा में आई। अब बोलते हैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट, कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के वाकना घाट में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। जब HPSSC पेपर कंडक्ट करवाता था तो वो बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछता था, परंतु खैर अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में और भी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2002 में जो था वो की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। इतना ही ध्यान रखिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, परंतु हिमाचल में कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गई, जिसकी स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो डॉक्टर YS परमार उद्यान और वानिकी यूनिवर्सिटी भी है। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में स्थित है और 1985 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय भी जो है वो स्थित है, उसकी स्थापना 1978 में जो था वो की गई थी। कृषि विश्वविद्यालय जो है पालमपुर में स्थित है और उसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में जो था वो की गई थी, वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेस्टिवल कॉल्ड सेंगचुम सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं सेंगचुम नामक त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये सेंगचुम नामक त्यौहार जो है लाहौल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पिछले कल ही हमने लाहौल और स्पीति मैप पर जो था वो देखा था, हमने लाहौल और स्पीति के बारे में अलग अलग फैक्ट जो था वो जाने थे। पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका में ये सारा देखा था
अगर देखो लाहौल स्पीति में हम फेयर फेस्टिवल की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में गोछी त्यौहार मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में लदराचा मेला मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में शिशु मेला मनाया जाता है। ये शिशु मेला जो है ना वो अलग अलग टाइम में मनाया जाता है लाहौल स्पीति की अलग अलग मोनेस्ट्रीज में। जैसे कि शिशुर मोनेस्ट्री जो लाहौल स्पीति की है वहाँ पर ये जून के महीने में मनाया जाता है। गेमूर मोनेस्ट्री जो लाहौल स्पीति की है वहाँ पर ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। मणि गोम्पा भी है वो लाहौल स्पीति में, वहाँ पर मणि गोम्पा जो है गोंदला में स्थित है और वहाँ पर ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो अभी जो है ये गेमूर गोम्पा जो है ना लाहौल स्पीति का, वहाँ पर ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो जुलाई महीना अभी चला हुआ है, तो होपफुली कि जुलाई महीने में ही ये वहाँ पर मनाया जा रहा होगा। तो ये एक और नया हमने सेंचुन त्यौहार जो है वो हमने जान लिया, ये भी ध्यान रखना है। बाकी भी हमने छोटे छोटे फेयर फेस्टिवल जो है वो यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर सगुन योजना। तो बोलते हैं सगुन योजना के तहत कितनी सहायता राशि जो है वो दी जाती है। क्या है ये सगुन योजना, ये भी हम जानेंगे। तो आए दिनों चर्चा में आती रहती है ये, परंतु हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इस सगुन योजना के तहत 31,000 रुपये अमाउंट दिया जाता है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये मुख्यमंत्री सगुन योजना है ना, इस योजना के बारे में आपने ध्यान रखना है कि 31,000 रुपया जो है वो दिया जाता है किसको। ये मैरिज में एक ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाती है, सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है उन लड़कियों को जो बीपीएल फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं। तो ये आपने इस योजना के बारे में ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सगुन योजना के बारे में। देखो ऐसे ही ना और भी इम्पोर्टेंट योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि सरकार जो है वो इंटरकास्ट मैरिज पर भी जो है वो अवार्ड देती है। इंटरकास्ट मैरिज पर जो है वो 50,000 रुपये अवार्ड जो है वो सरकार देती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इंटरकास्ट मैरिज का भी आपको पता चल गया, शगुन योजना का आपको पता चल गया। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो है वो ओल्ड एज पेंशन योजना भी चलाई गई है। ओल्ड एज पेंशन योजना में जो है ना वो एक तरह से पेंशन ही दी जाती है। जैसे कि 60 to 69 ईयर्स का कोई है तो उसको 1,000 रुपये दिया जाएगा, 70 ईयर या उससे एवं कोई है तो उसको 1,700 रुपये दिया जाएगा। और आपने ध्यान रखना है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इसमें जो है वो 1,150 रुपया दिया जाता है, परंतु किसको, इसमें 1,150 रुपया दिया जाता है पेंशन के रूप में उन महिलाओं को जो 65 to 69 के बीच में जो है वो आती हैं। तो ये भी नोट करें। तो ये अलग अलग योजनाएं हो गई जो हमने पढ़ी, ठीक है जी। और इम्पोर्टेंट शगुन योजना तो आपने याद रखनी ही रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि जुलाई महीना मैंने यहाँ पर दिया है और जुलाई महीना हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम क्या जुलाई महीने में यही मनाया जाता होगा, नहीं। ये देखो जून के महीने में मनाया जाता है और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की या पेपर 1 की तो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके अलावा परफेक्शन आएगी, परफेक्शन से जो है वो एग्जाम में हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा, आपको जो है वो वहाँ पर करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो वो देख लेना सारा का सारा। टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ से देखते हैं हम इंपॉर्टेंट इसके बारे में। जून 2024 में जब ये डे मनाया गया तो उसकी थीम रखी गई थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिसाइलेंस। तो ये इसकी थीम रखी गई थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थीम इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। जून 2024 में आपने थीम ध्यान रखनी है कि इसकी थीम क्या रखी गई थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि एवरी ईयर 1 मई को जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये लेबर डे की थीम क्या रखी गई थी वर्ष 2024 में, इसकी थीम रखी गई थी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। ये जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। तो ये मई महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है, इसकी थीम भी आप ध्यान रखें। अब हम कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं बुशहर रियासत में धूम आंदोलन कब हुआ था। ये 1859 में हुआ था, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि जब ये 1859 में आंदोलन हुआ था तो उस टाइम यहाँ के राजा जो था वो कौन हुआ करते थे। तो 1859 में आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम जो था वो बुशहर रियासत के जो राजा हुआ करते थे शमशेर सिंह जो था वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। जब शमशेर सिंह राजा बनते हैं तो 12 वर्ष की इनकी आयु होती है और ये जो है वो नाबालिग होते हैं। तो नाबालिग अवस्था को देखते हुए वजीर मनसुख दास रियासत का शासन जो है वो चलाते हैं और उसके बाद नूरपुर के तहसीलदार थे श्यामला, जिनको शिमला पहाड़ी रियासतों के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मनमाने तरीके से जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, टैक्स लगा देते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं।
भूमि पर नकद जो है वो लगान लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। परंतु लोग जो हैं वो इसका विरोध करते हैं। अब लोग जो हैं वो विरोध करते हैं तो लोग चाहते हैं कि क्या हो, लोग चाहते हैं कि हिंसा न हो, तो लोग अहिंसात्मक वे में जो है वो इसका विरोध करते हैं। और अहिंसात्मक आंदोलन ये एक होता है दुम्हा आंदोलन, इसमें जो है वो लोग अपने क्षेत्रों को छोड़कर जो है वो जंगलों में रहने लगते हैं, पशु पक्षियों को लेकर अपने जंगलों में चले जाते हैं, तो ये इस आंदोलन में होता है। तो ये भी पता चल गया। आगे बोलते हैं 18th लोकसभा जो थी ना, इसमें कौन से कहाँ किस 10 सियासी थे जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनके अगेंस्ट कोई था ही नहीं। मतलब ये थी सूरत गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपोजिशन में कोई था ही नहीं। जब अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ, जो था जिसने नॉमिनेशन फाइल किया था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो गया था, तो उसके बाद ये जो है वो निर्विरोध जो था वो चुन लिए गए थे सूरत में, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। तो इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के ये राष्ट्रपति थे और इनका जो है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो निधन इनका हो गया था, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं हाल ही में संपन्न मियामी ग्रांड प्रिक्स 2024 यहाँ पर होगा। 2024 का विजेता कौन बना है, तो 2024 का विजेता बना है मैक्लारेन की लैंडो नारिश हैं, ये इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और मैक्लारेन की ये है, ये ध्यान रखना है, मैक्लारेन के हैं ये, लैंडो नारिश इनका नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वर्ष 2024 में बैडमिंटन के थॉमस कप और उबेर कप इनका विजेता कौन बना है। तो थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, ये बात नोट करें। और चाइना जो है वो इनका विजेता जो है वो बनी है, चाइना कंट्री इनका विजेता बनी है। आगे बोलते हैं वर्ष 2024 में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है। 2024 में ये अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम के पत्रकार हैं एक हन्ना ड्रेयर, इनको जो है वो दिया गया है। और ये आपने ध्यान रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने प्रवासी बाल श्रम की जो आश्चर्यजनक पहुंच है और जो कायम रहने वाले कॉरपोरेट और सरकारी विफलताएं हैं उनको उजागर करने वाली कहानियां जो हैं, इनका एक गहन श्रृंखला जो है वो दी, इसलिए इनको दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी बाल श्रम की आश्चर्यजनक पहुंच और जो कॉरपोरेट और सरकारी विफलताएं हैं उसके ऊपर ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये वही लिखा गया है रिपीट करके, तो ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं तुर्की किन 2 सागरों के बीच में स्थित है। ये टर्की की बात की जा रही है, तो ये जो है वो काला सागर, ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। टर्की जो है वो कौन कौन से सीज के बीच में स्थित है, एक ब्लैक सी हो गया हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, काला सागर जिसको बोला गया, और ये जो भूमध्य सागर है मेडिटेरियन सी इसको बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किन नदियों की सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये आपने ध्यान रखना है। डंपा टाइगर रिजर्व पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। डंका टाइगर रिजर्व से देखो इस तरह के क्वेश्चन ना एलाइड में भी पूछे जा सकते हैं, और एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है वो अवेल कर सकते हैं। और देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी दिक्कत आती है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम बात डंपा टाइगर रिजर्व की कर रहे हैं, ये मिजोरम में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करके मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ये RBI जो है वो जिम्मेवार है इसके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। कमेंट करके बता दीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, कब इसको स्टेबलाइज किया गया था और कब इसको नेशनलाइज किया गया था। ये 2 क्वेश्चन आपने कमेंट करके जो है बताने हैं। अभी क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल GDP। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहता है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल GDP, लास्ट एडिशन जो गिरास पत्रिका की थी वहाँ पर हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।